रेगुलेशन 10 हम अब तक कर चुके हैं। 11 में हमें क्या करना है, ओपनिंग ऑफ इशू, और 12 में हमें करना है डिस्पैच ऑफ इशू मटेरियल, एप्लीकेशन फॉर्म एटसेट्रा। तो लेकिन पहले हमें करना है रेगुलेशन 13। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग तो थोड़ा सा सीक्वेंस में रेगुलेशंस का चेंज कर रहा हूँ। तो रेगुलेशन 13 में हम क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ अंडरराइटर्स, अपॉइंटमेंट थोड़ा सा टेक्निकल है ये, अपॉइंटमेंट ऑफ अंडरराइटर्स। क्योंकि दो तीन चीज़ों को मिला के पढ़ना होता है इस रेगुलेशन को, लोग मेहनत कम करते हैं तो इसीलिए अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो पाती। तो जो भी रिलेवेंट प्रोविजंस हैं मैं सभी का रेफरेंस दूंगा यहाँ पे, और डिटेल में आपको बताऊंगा कि हुआ क्या एक्चुअली। अंडरराइटर का एग्रीमेंट तो जानते हैं बेटा, इशूअर को मिनिमम सब्सक्रिप्शन इंश्योर करना पड़ता है, राइट बेटा। ये आप अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे अभी आपको पता ही होगा ये अंडरराइटर क्या कंसेप्ट क्या है। इशूअर को मिनिमम सब्सक्रिप्शन इंश्योर करना पड़ता है, और इस चीज़ के लिए वो एक अंडरराइटन एग्रीमेंट करता है, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट करता है, और अंडरराइटर उसे अश्योर करता है कि जितना कमिटमेंट उसने दिया है वो वहां तक इशू को सब्सक्राइब करेगा, सब्सक्राइब करवाएगा या करेगा। हाँ बेटा, सब्सक्राइब करवाएगा या करेगा। तो रेगुलेशन 13 में हम उसकी अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो यू मस्ट नो टिल नाउ हु इज अंडरराइटर एंड व्हाट ही डज। इशूअर नीड्स टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद अंडरराइटर। हाँ, ये बात समझ में आई आपके बेटा। चलिए हम उसकी पहले अपॉइंटमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि उसकी अपॉइंटमेंट के बारे में रेगुलेशन 13 क्या कह रहा है। आइए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी अपॉइंटमेंट के बारे में बात करेंगे। यहाँ अपॉइंटमेंट को लेके हम इशू को दो पार्ट पे डिवाइड कर देंगे, पब्लिक इशू अदर देन बुक बिल्डिंग एंड पब्लिक इशू विद बुक बिल्डिंग। ठीक है, तो अगर पब्लिक इशू अदर देन बुक बिल्डिंग है, ठीक है, चलिए आप ध्यान से नोट कीजिए बेटा। तो पहले आप लिखिए पब्लिक इशू अदर देन बुक बिल्डिंग, यानी किस पब्लिक इशू की बात करते हैं जो बुक बिल्ट इशू नहीं है। बुक बिल्ट इशू क्या होता है, जहां पे प्राइस डिस्कवरी बिड्स के थ्रू की जाती है उसे बुक बिल्डिंग कहते हैं। पब्लिक इशू अदर देन बुक बिल्ट इशू, अगर फिक्स्ड प्राइस इशू है यानी पब्लिक इशू है, अदर देन बुक बिल्डिंग है, अदर देन बुक बिल्डिंग इश्यूज, बुक बिल्डिंग इश्यूज। बुक बिल्डिंग इशू नहीं पता आपको तो अपना डाउट मुझसे क्लियर करेंगे बेटा। चलिए, पब्लिक इशू अदर देन बुक बिल्ट इशू की बात कर रहे हैं। तो इन सच सिचुएशन, in this situation, underwriter shall be underwriters shall be appointed in accordance with SEBI regulations, SEBI underwriters regulations, underwriters regulations 2000, oh sorry, 1993, regulations 1993, 2009 याद आ रहा था, नो, सेबी
ने अंडरराइटर्स की अपॉइंटमेंट के लिए रेगुलेशंस बनाए हैं, सेबी अंडरराइटर्स रेगुलेशंस 1993। तो अपॉइंटमेंट इन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए इफ द इशू इज नॉट बुक बिल्ट इशू। बुक बिल्ट इशू नहीं है तो अंडरराइटर की अपॉइंटमेंट इन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होगी। और दूसरा केस, अगर बुक बिल्ट इशू है तो बुक बिल्ट इशू, ध्यान से आप बात को नोट करेंगे। इन केस ऑफ बुक बिल्ट इशू अंडरराइटर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, आइए। बुक रनर्स, बुक रनर और you can say syndicate members, members shall act as book runners, shall act as underwriters। तो बात क्लियर है यहाँ तक कि अंडरराइटर कौन कौन होंगे बेटा। अगर पब्लिक इशू अदर देन बुक बिल्ट इशू है तो हमें रेगुलेशन 13 कह रहा है कि सेबी अंडरराइटर्स रेगुलेशंस 1993 के अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट करिए। और अगर ये बुक बिल्ट इशू है तो जो बुक रनर होगा और उसके साथ जो सिंडिकेट मेंबर काम कर रहे होंगे वो अंडरराइटर का काम करेंगे। आइए बेटा, फर्स्ट पॉइंट हमने देखा बेटा अपॉइंटमेंट। अब हम सेकंड देखेंगे, सेकंड पॉइंट देखेंगे विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेगुलेशन 13। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ऑन अंडरराइटिंग पढ़ेंगे बेटा सेकंड पॉइंट में। रिस्ट्रिक्शन ऑन अंडरराइटिंग यानी अंडरराइटिंग पर रिस्ट्रिक्शंस है, रिस्ट्रिक्शन ऑन अंडरराइटिंग। और वो हमें रेगुलेशन 13 पढ़ के समझ में नहीं आती, वो हमें रेगुलेशन 13 के साथ रेगुलेशन 26 क्लोज सेकंड एंड रेगुलेशन 27 पढ़कर समझ में आती है। इन्हें लेटर ऑन बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम रिस्ट्रिक्शन ऑन अंडरराइटिंग को समझ रहे हैं। शाबाश। सिचुएशन ये है, सिचुएशन क्या है बेटा, आप आइए ध्यान से मेरी बात को समझिए। 75% ऑफ नेट ऑफर, 75% net offer to public proposed to be compulsorily allotted to QIB। QIB कौन? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। अब कंडीशन सिचुएशन क्या है, 75% ऑफ नेट ऑफर टू पब्लिक प्रपोज टू बी कंपल्सरली अलॉटेड टू QIBs। अब इस केस में अंडरराइटिंग इज नॉट परमिसिबल। Underwriting is not permissible। Underwriting is not permissible यानी इसका मतलब ये है such 75% proposed to be compulsorily
compulsorily allotted to QIBs। भाई अगर आप रेगुलेशन 26(2) को 27 को और 13 को मिला के पढ़ेंगे तो बात क्लियर है हमारे को बेटा। 75% ऑफ नेट ऑफर टू पब्लिक प्रपोज टू बी कंपल्सरली अलॉटेड टू QIB। ठीक है, तो उसका अंडर राइटिंग का कोई पर्पस ही नहीं है, अंडर राइटिंग का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आप कह रहे हो कि 75% आपको QIB को देना है, फिर आपको 75% को अंडर रिटर्न नहीं करवा सकते। ठीक है बेटा, उस 75% को अंडर रिटर्न आप नहीं करवा सकते, ये रिस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर। अब रीजन लिखना चाहो तो रीजन आप लिख सकते हो ये वाला। आइए बेटा, क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, शाबाश। आइए आप लिखिए इसे, रीजन लिख सकते हैं। कंपनी बिकम्स एलिजिबल, ये एलिजिबल रिक्वायरमेंट है बेटा। कंपनी बिकम्स एलिजिबल टू मेक पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स, टू मेक पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स एट लीस्ट इफ, शर्त है इफ एट लीस्ट 75% of the net offer to public under book building (75% of the net offer to the public under book building). आप ध्यान से नोट कीजिए, book building process is made to public। Company becomes eligible to make public issue of shares if at least 75% of the net offer to public under book building process is made to QIB। QIB बेटा, is made to QIB। तो जब QIB को करना है आपने, तो बेटा उसका बुक बिल्ड का तो कोई इशू ही नहीं है, बुक बिल्ड का तो उसका फिर क्या मतलब है। कहता है कि 75% जो नेट ऑफर टू पब्लिक है वो आपने QIB को कंपल्सरली अलॉट करना है, तो उसका बुक बिल्डिंग पर रिस्ट्रिक्शन है। बहुत आराम से, बहुत प्यार से इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, चलिए ये रीजन बेटा मैं आपको लिखवा रहा था। रीजन क्या रीजन है, देखिए दोबारा से एक बार इसको स्टडी करते हैं। देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन अंडर राइटिंग, अंडर राइटिंग पर रिस्ट्रिक्शन है। कहते हैं जी 75% ऑफ नेट ऑफर टू द पब्लिक प्रपोज टू बी कंपल्सरली अलॉटेड टू QIB। ठीक है, अंडर राइटिंग इज नॉट परमिसिबल ऑफ सच पार्ट, सच 75% प्रपोज टू बी कंपल्सरली अलॉटेड टू QIB। और रीजन बेटा, इसका रीजन क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? नहीं क्लियर हुआ तो अभी भी आप ये लिख सकते हैं, कंपनी बिकम्स एलिजिबल इफ, ये 26(2) हम साथ में पढ़ रहे हैं। कंपनी बिकम्स एलिजिबल टू मेक पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स इफ एटलीस्ट 75% ऑफ द नेट ऑफर टू पब्लिक अंडर बुक बिल्डिंग प्रोसेस इज मेड टू QIB। एंड इसके बाद भी लिख लीजिए, एंड शुड refund full subscription and should return full
subscription and should return full subscription monies if it fails to make allotment टू QIB। QIB को अलॉटमेंट नहीं कर पाई तो रिटर्न करना पड़ेगा। तो हेंस अंडर रिटर्न का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। हेंस द इशू कैन नॉट बी अंडर रिटर्न। हेंस द इशू कैन नॉट बी अंडर रिटर्न। आई थिंक क्लियर है ये बात बेटा। भाई दो चीजें इकट्ठी कैसे बोल सकते हो? एक तरफ तो कह रहे हो कि अंडर राइटन करो, एक तरफ कह रहे हो कि QIB को दो। तो QIB को देने के लिए कह दिया, अरे बहुत सिंपल बात है बेटा, इतना उलझने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कह दिया कि QIB को दो, तो उस पार्ट को हम अंडर रिटर्न के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, अंडर राइटन नहीं करवा पाएंगे। और QIB को नहीं दिया तो कंपनी को पूरा पैसा रिफंड कर देना पड़ेगा। शाबाश। ये थी रिस्ट्रिक्शन ऑन अंडर राइटिंग। पहले हमने अपॉइंटमेंट करी, एक बार दोबारा से देखेंगे बेटा। पहले हमने अपॉइंटमेंट ऑफ अंडर राइटर करा। पब्लिक इशू के केस में अंडर राइटर कौन बनेगा, कैसे अपॉइंट होगा, और बुक बिल्ड के केस में कैसे अपॉइंट होगा, और कहाँ अंडर राइटर की रिस्ट्रिक्शन है। तो बेटा अंडर राइटर के ऊपर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आपको कोई भी पॉइंट इसका मिस नहीं करना है। फर्दर हम अंडर रिटर्न के ऊपर लेके चलेंगे बात आपके बेटा। तो आइए बेटा, दो बातें हमने सीखी, अपॉइंटमेंट सीख लिया, दूसरा हमने रिस्ट्रिक्शन सीख ली। अब थर्ड पॉइंट हम करेंगे एग्रीमेंट। एग्रीमेंट करना है अंडर राइटिंग के लिए। आइए एग्रीमेंट के बारे में लिखेंगे। द इशूअर शेल शाबाश, बहुत ध्यान से स्टडी तरीके से बेटा आपने एक एक रेगुलेशन बेटा देखो, नंबर वाइज करवा रहा हूँ मैं आपको। और मेरा नहीं ख्याल कि बेटा मैं यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ छुड़वाने वाला हूँ। अब क्वेश्चन वो कहाँ से देगा ये देखने की बात है। और अगर एक बारी में आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो ये लाजमी है बेटा, ये बहुत डिफ़िकल्ट रेगुलेशंस हैं। और अगर आप कोई बात अप फ्रंट एक बारी में नहीं सीख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, यू मस्ट हैव पेशेंस। और आपको मैं डाउट क्लियर करने की पूरी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहा हूँ बेटा। और आप में से कुछ सेंटर्स पर मैं पर्सनली भी विजिट करता हूँ, आपको ये बात पता है। तो जो चीज़ें यहाँ क्लियर नहीं हो रही हैं और जब हम मिलेंगे आपस में, आप वहाँ क्लियर कर सकते हैं। ईमेल के थ्रू आप डाउट क्लियर भेज सकते हैं मेरे को, व्हाट्सएप के थ्रू भी आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं। द इशूअर शैल एंटर इनटू underwriting agreement with the book runner ठीक है। who is in turn shall शाबाश enter into an agreement enter into, आप यहाँ पे बात लिख लीजिए पूरी, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट with syndicate members ठीक है। इंडिकेटिंग देयरइन, और यहां इंडिकेट कर दिया जाएगा इस पॉइंट पे, इंडिकेटिंग देयरइन
the number of specified securities, the number of specified securities which they shall subscribe, which they shall subscribe to at the, लिखिए बेटा, predetermined price, predetermined price in the event of under subscription in the issue. तो एग्रीमेंट के, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। तो आइए इस बात को एक बार देखें, क्या लिखा है आपने। इशूअर शेल एंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, ठीक है बेटा। किसके साथ करेगा? बुक रनर, जो बुक रनर होगा उसके साथ करेगा। हु इज इन टर्न शेल एंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट विद सिंडिकेट मेंबर्स, वो सिंडिकेट मेंबर्स के साथ एग्रीमेंट करेगा। इंडिकेटिंग देयर इन the number of specified securities which they shall subscribe to at the predetermined price, कि हर syndicate member को पता होगा कि मुझे कितनी सिक्योरिटीज, कितनी शेयर्स सब्सक्राइब करवाने हैं और किस रेट पे करवाने हैं इन द इशू। तो ये सिचुएशन कब आएगी? व्हेन द इशू वाज अंडर सब्सक्राइब्ड, और जब इशू अंडर सब्सक्राइब्ड होगा तो बुक रनर और बुक बिल्ड की केस की बात कर रहे हैं बेटा। बुक रनर जो बिड्स वगैरह को मेंटेन करेगा, ठीक है बेटा, और किस तरह से मेंटेन करेगा? उसका सिंडिकेट मेंबर्स का नेटवर्क होगा, और ये सब मिलकर मिनिमम सब्सक्रिप्शन को एंश्योर करेंगे थ्रू दिस एग्रीमेंट। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की यहां हम बात करें, आइए, और यहां पे कुछ बेटा बात ऐसी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे बेटा। हम बुक बिल्डिंग को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां जाके और भी आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें, बुक रनर, सिंडिकेट मेंबर्स। तो अगर समझ में यहाँ नहीं आया ये पॉइंट तो थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, जब बुक बिल्डिंग शुरू होगा तो और भी आप डिटेल में अच्छे से बुक रनर और सिंडिकेट मेंबर्स का रोल है वो और डिटेल में पढ़ लोगे। अभी अंडरराइटिंग के बारे में सिर्फ लर्न कर लीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता है बेटा? इफ द सिंडिकेट मेंबर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या हम पढ़ेंगे? इफ द सिंडिकेट मेंबर्स do not fulfill their underwriting obligation, their underwriting obligations, ध्यान देना बेटा बात की तरफ। If the syndicate members do not fulfill their underwriting obligations, then the lead book runner shall
fulfill the underwriting obligations. और बुक बिल्डिंग मैंने बोला बेटा, जिसे ये रेगुलेशन समझ में नहीं आ रही, वो इसीलिए नहीं आ रही बेटा क्योंकि आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, लेकिन रेगुलेशन अंडरराइटिंग की बात यहाँ करना ज़रूरी था, इसीलिए बेटा मैंने की यहाँ पे। और जब हम बुक बिल्डिंग पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें ये डिटेल में फिर दोबारा से डिस्कस होंगी, तो वहाँ समझ में आ जाएगा। और अगर पेशेंस नहीं रख सकते तो आप मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं इंतजार करूंगा आपके डाउट्स का। इफ द सिंडिकेट मेंबर्स डू नॉट फुलफिल देयर अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशंस, द लीड बुक रनर शैल फुलफिल द अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशंस। जो लीड बुक रनर है वो अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन पूरी करेगा। शाबाश बेटा। फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं लिखवाना चाहता हूँ बेटा। इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखिए बेटा। ये पॉइंट 1, 2 या 3 नंबर आपको दिला देगा। शाबाश, लिखिए। द बुक रनर and syndicate members shall not subscribe to issue in any manner except for fulfilling their underwriting obligations. The book runner and syndicate members shall not subscribe to the issue. वो अगर सब्सक्राइब करेंगे तो इन द फॉर्म ऑफ अंडरराइटिंग एग्रीमेंट करेंगे, अदरवाइज वो इशू को सब्सक्राइब नहीं खरीद सकते हैं। वो इशू में बिड के थ्रू आप वो शेयर्स नहीं सब्सक्राइब कर सकते हैं, या किसी भी तरीके से शेयर सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं। सिर्फ कैसे और कैसे कर सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर फुलफिलिंग देयर अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशंस। और उन्हें ऐसा कब करना पड़ेगा, व्हेन देयर इज अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां हमने डिस्कस किया। ठीक है, और कुछ और पॉइंट भी यहां हम डिस्कस कर सकते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अ कॉपी ऑफ syndicate, a copy of agreement, जो syndicate members के साथ agreement हुआ है उसकी बात कर रहे हैं बेटा यहाँ। a copy of agreement shall be filed with SEBI, और जो भी एग्रीमेंट आपने किया है बिफोर द ओपनिंग ऑफ बिड्स। बुक बिल्डिंग डिटेल में पढ़ेंगे तो बेटा ये रेगुलेशंस आपको और भी अच्छे से समझ में आएगी, लेकिन अंडरराइटिंग का यहाँ पे काम तमाम करना ज़रूरी था क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में इस पे आता है बेटा। बाद में बुक बिल्डिंग की बातें, भारी भरकम बातें शुरू हो जाएंगी, तो इसीलिए अंडरराइटिंग को पहले ही एलिमिनेट हमने कर दिया।
वापस भी आएंगे जब हम रिवीजन करेंगे पूरे आईसीडीआर का, फिर वापस आएंगे इस पॉइंट के ऊपर। अ कॉपी ऑफ एग्रीमेंट शेल बी फाइल्ड विद सेबी बिफोर द ओपनिंग ऑफ बिड्स। शाबाश बेटा। और यहां हम मिनिमम ओब्लिगेशन की बात करेंगे। मिनिमम ओब्लिगेशन, द लीड मर्चेंट बैंकर or the lead book runner shall undertake minimum underwriting obligation, minimum आप बेटा इस पे कोई भी डाउट है, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, डाउट अपने तक नहीं रखेंगे बेटा। देखो बेटा, डाउट यहाँ पे ये इतनी सारी चीजें इसमें हैं कि आपके माइंड का क्या पेज फंसा हुआ है वो आप ही बता सकते हैं मेरे को, है ना। आप मेरे भी यहाँ पे सोच के देखिए, ये इतने सारे रेगुलेशंस इकट्ठे मैं लेके चल रहा हूँ, तो कुछ एजम्पशंस बेटा मुझे लेके चलनी होती है। अगर मैं एजम्पशन ना लेके चलूँ तो बेटा फिर तो मैं इसे कंप्लीट ही नहीं करवा पाऊंगा ना कभी। तो एलएमबी और लीड बुक मर्चेंट बैंकर और लीड बुक रनर शेल अंडरटेक मिनिमम अंडरराइटिंग ओब्लिगेशंस, है ना। तो आपने क्या करना है बेटा, अब आपके माइंड में क्या पेंच फंसा हुआ है वो आप ही मुझे बता सकते हैं, और उसे क्लियर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आपको मैं कमिटमेंट करता हूँ। अगर आप डाउट पूछेंगे तो उसे मैं क्लियर करूंगा। लीड मर्चेंट बैंकर और लीड बुक रनर शेल अंडरटेक मिनिमम अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन एज स्पेसिफाइड इन सेबी। मिनिमम ऑब्लिगेशन की बात करेंगे। लीड मर्चेंट बैंकर और लीड बुक रनर shall undertake minimum underwriting obligations as specified in SEBI Merchant Banker Regulation 1992. लीड मर्चेंट बैंकर, लीड बुक रनर मिनिमम अंडरराइटिंग ओब्लिगेशन अपना पूरा करेंगे बेटा इन केस ऑफ एन अंडरराइटिंग इशू। क्या कहता है, हावेवर, हावेवर के बाद आप यहाँ ध्यान से बेटा बात चलेंगे। हावेवर में हम मिनिमम ओब्लिगेशन का एक्सेप्शन पढ़ेंगे। However, where 100% of the offer through offer document, 100% of the offer through offer document is underwritten, the underwriting obligation shall be for entire 100% of the offer and shall not restrict it to minimum subscription level। यानी 90% तो आपने करवाना था सब्सक्राइब, 90% तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, तो वो तो इंश्योर करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने 100% का एग्रीमेंट किया है तो 90% नहीं 100% अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन पूरा करना पड़ेगा बुक रनर को और सिंडिकेट मेंबर्स को। तो ये सिंपल सी बात बेटा हमने नोट करी, शाबाश। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे अपनी इस जर्नी के अंदर, और आगे फर्दर हम अपनी इस बात को लेकर चलेंगे, शाबाश। रेगुलेशन 13 के साथ अब हम देखेंगे रेगुलेशन 14, और रेगुलेशन 14 में मिनिमम सब्सक्रिप्शन की हम बात करेंगे। अब बेटा कुछ बातें रेगुलेशन 13 की अगर समझ में नहीं आई तो रेगुलेशन 14 जब हम करेंगे तो वो समझ में आ जाएंगी, और अगर यहाँ कोई पॉइंट फंसा है जब हम बुक बिल्डिंग को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ समझ में आ जाएंगी। तो लेकिन जब तक आप ये पूरा आईसीडीआर खत्म नहीं हो जा कर लेते तो तब तक आपने आपको पेशेंस रखकर काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये बार बार बोल रहा हूँ बेटा, स्टूडेंट्स यूजुअली क्या करते हैं, यूजुअली वो सोचते हैं कि शुरू से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो बेटा ऐसा नहीं होगा। जब तक पूरा आईसीडीआर नहीं खत्म हो जाता तो कुछ बातें आपको बाद में समझ में आ जाएंगी, कुछ आपके लिए यहाँ पे सस्पेंस बन जाता है कि ये चीज़ कैसे है, ये चीज़ कैसे है। लेकिन जब चीज़ें अनफोल्ड होना शुरू होंगी फर्दर तो आपको एक एक चीज़, एक एक बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो बस इट्स अ मैटर ऑफ ओनली 2-4 क्लासेस, 3-4 क्लासेस का काम है ये। तो रिमेनिंग तो उसमें उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी।
जब समझ में आनी शुरू हो जाएंगी तो फिर कोई डाउट है वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होना, एवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे रेगुलेशन आगे बढ़ेगी आपके डाउट्स एवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे, खत्म होना शुरू हो जाएंगे, हवा में उड़ना शुरू हो जाएंगे। तो रेगुलेशन 14 पर में मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात हम करेंगे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात हम करेंगे। तो हेडिंग डालिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या मतलब है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का? मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड, आप बहुत ध्यान से इस बात को नोट करेंगे, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव होना चाहिए। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ तो इशू फेल हो जाएगा। राइट बेटा, चलिए हम अपनी इस बात को आगे बढ़ेंगे, आगे सीखेंगे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड minimum subscription to be received in an issue shall not be less than 90%, सुन लीजिए ध्यान से, 90% of the offer through offer document, the offer थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट। यानी ऑफर डॉक्यूमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, ऑफर डॉक्यूमेंट के थ्रू जो ऑफर कर रहे हैं आप, जो ऑफर डॉक्यूमेंट के थ्रू ऑफर कर रहे हैं उसका 90% मिनिमम सब्सक्राइब्ड होना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड in an issue shall not be less than 90% of the offer through offer document। थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट। और अगर नहीं मिला तो ये तो पहली बात थी बेटा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। अब दूसरी बात हम करेंगे कि नहीं मिला तो क्या होगा। आइए नेक्स्ट पेज पर हम इसकी बात डिस्कस करेंगे। नहीं मिला तो क्या होगा, सेकंड पॉइंट यहां आप नोट करेंगे बेटा। देखिए, नॉन रिसीट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, नॉन रिसीट ऑफ, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो क्या होगा। नॉन रिसीप्ट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, in the event of non-receipt of minimum subscription all application money, all money received, you can say all money received shall be refunded to applicants forthwith, but not later than forthwith but not later than
नॉन अंडर रिटन इशू, अगर नॉन अंडर रिटन इशू है बेटा, फिफ्टीन डेज of the closure of issue, 15 days of the closure of issue। और अगर अंडर रिटन इशू है ठीक है बेटा, अंडर रिटन इशू है तो 70 डेज। 70 डेज यहाँ पे क्यों है और 15 डेज क्यों है, ठीक है बेटा, तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि क्यों है ऐसा डिफरेंस। 70 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू, क्लोजर ऑफ इशू, ठीक है, तो 15 डेज ऊपर है, 15 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ इशू, 70 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ इशू। और इस 70 डेज को का लॉजिक समझा देता हूं बेटा। दैट इज 10 दैट इज विदिन next 10 days after the expiry of 60 days from the closure of the issue। क्लोजर ऑफ इशू, तो क्या लिखा आपने बेटा, 70 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू आपने टाइम देना है। और अंडर राइटर्स को अगर नॉन अंडर रिटन इशू है तो फिर तो 15 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू, फिर 70 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ इशू, दैट इज विद इन नेक्स्ट 10 डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू। और 60 दिन क्या है, शाबाश, अंडर रिटन इशू की बात हम कर रहे हैं। और 60 डेज का मतलब क्या है आप यहां पर नोट करेंगे, वेयर मिनिमम सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑब्लिगेशंस। डेवलपमेंट ऑब्लिगेशन का मतलब जो उसने सब्सक्रिप्शन को डेवलप करने का कमिटमेंट किया है, इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑब्लिगेशन पेड बाय अंडरराइटर्स, पेड बाय अंडरराइटर्स is not received within 60 days of closure of issue। तो 60 दिन का टाइम, जब इशू क्लोज हो गया तो 60 दिन का टाइम दिया बेटा, और 60 डेज का टाइम दिया अंडरराइटर को अपना ऑब्लिगेशन डेवलप करने का, अपना कमिटमेंट पूरा करने का। 60 डेज का टाइम दिया अपना कमिटमेंट पूरा करने का अंडरराइटर को। अगर वो 60 दिन के अंदर अपना अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन पूरा कर दे तो रिफंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसने नहीं किया फिर 10 दिन का टाइम और दे रहे हैं इशूअर को, और टोटल मिला के वो 70 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ इशू हो जाएगा। आप सोच के देख लेना, दैट इज विद इन नेक्स्ट 10 डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू। यानी पहले 60 दिन इशू क्लोज हुआ, अंडरराइटिंग इशू की बात कर रहे हैं, क्लोज ऑफ इशू
यहाँ पे इशू क्लोज हुआ, 60 दिन दे दिए, शुरू के 60 डेज दे दिए अंडरराइटर को अपना ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए, नहीं कर पाया तो अगले 10 दिन के अंदर, यानी टोटल मिला के यहाँ से 70 डेज हो गए ना। तो समझ में आया 70 डेज। तो दोबारा से एक बार देख लीजिए, 70 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू, दैट इज विद इन नेक्स्ट 10 डेज, that is within next 10 days from the closure of issue। रेगुलेशन 14 को एक बारी आगे बढ़ने से पहले, अब तक रेगुलेशन 14 में क्या किया दोबारा से समझ लेते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात हम कर रहे हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा? मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड इन एन इशू शैल नॉट बी लेस देन 90% ऑफ द ऑफर थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑफर डॉक्यूमेंट के थ्रू जो आप ऑफर कर रहे हैं उसका 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव होना चाहिए। ठीक है जी। और समझ लीजिए नॉन रिसीट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन की क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। इशू पूरा फेल हो सकता है। इन द इवेंट ऑफ नॉन रिसीट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑल मनी रिसीव्ड शैल बी रिफंड टू द एप्लीकेंट्स फोर्थविथ। फोर्थविथ का मतलब इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन। कब तक पैसा वापस करना होगा? नॉन अंडर राइटिंग इशू है तो 15 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू करना पड़ेगा वापस, और अंडर राइटिंग इशू है तो 70 डेज के अंदर सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। और ये 15 डेज और 70 डेज कहाँ से कैलकुलेट करोगे? फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू हम कैलकुलेट करेंगे। आइए बेटा हम आगे चलेंगे और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं अंडरराइटिंग के बारे में। थर्ड पॉइंट, सेकंड, अगर हम सीरियल वाइज चल रहे हैं तो द ऑफर डॉक्यूमेंट जो ऑफर डॉक्यूमेंट आप समझ कर आए हैं पीछे, shall contain the offer document shall contain adequate disclosures regarding minimum subscription पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 8 के अकॉर्डिंग आप डिस्क्लोज करेंगे। ठीक बात है जी, समझ गए जी, इसमें कुछ बात नहीं है। पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 8 जैसे कहता है वैसे उस तरीके से आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स कर देंगे। नोट एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रेगुलेशंस, हम देखेंगे नोट एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस रेगुलेशन। द प्रोविजन ऑफ minimum subscription, the provision of minimum subscription shall not apply to किस केस में अप्लाई नहीं होगी? ऑफर फॉर सेल ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है। इस पॉइंट को समझ लीजिए, ऑफर फॉर सेल को अच्छे से समझ लीजिए बेटा, मैं समझा रहा हूँ बेटा आपको। ऑफर फॉर सेल को अच्छे से समझ लीजिए भाई। जब आप पब्लिक इशू कर रहे हैं, या तो नए शेयर इशू कर रहे हैं, न्यू शेयर इशू कर रहे हैं, या प्रमोटर्स अपने शेयर पब्लिक को दे रहे हैं। जब प्रमोटर अपने शेयर पब्लिक को दे रहे हैं तो उसे बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। जब भी आप पब्लिक इशू कर रहे हैं, आप आईपीओ करें या एफपीओ करें, प्रमोटर्स के पास एक मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए, वो हम पढ़ेंगे बेटा।
प्रमोटर्स के पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, वो हम पढ़ेंगे, शाबाश। लेकिन ध्यान देना बेटा आप बात को, जहां प्रमोटर्स के पास ज़्यादा शेयर हैं तो हो सकता है कि वो अपनी शेयर होल्डिंग कम करें और अपने शेयर्स को ही पब्लिक को इशू करें। जब प्रमोटर्स ऑलरेडी इशूड शेयर को पब्लिक को दें तो उसे भी पब्लिक इशू ही कहेंगे, ठीक है। और उसे हम स्पेसिफिकली क्या कह सकते हैं, ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज। तो वहाँ मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो शेयर्स तो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है, प्रमोटर्स ने ऑलरेडी वो शेयर्स खरीद रखे हैं। सिंपल लैंग्वेज में डाउट है तो यहाँ पूछ सकते हैं बेटा आप अपना डाउट। दूसरी बात, पब्लिक इशू, और आगे हम दूसरी बात करेंगे पब्लिक इशू बाय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। वहां भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेगुलेशन 14 होगी। पब्लिक इशू ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी आप नोट करेंगे, पब्लिक इशू बाय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, पब्लिक इशू बाय infrastructure company if the disclosures regarding the alternate source of funding of the objects of issue have been made in the offer document। ठीक है, अल्टरनेट सोर्स ऑफ फंडिंग आपने बता रखी है कि कोई बात नहीं, ठीक है, हमारे पास अल्टरनेट सोर्स ऑफ फंडिंग है, हम सिर्फ पब्लिक इशू पर ही डिपेंड नहीं करते, ठीक है। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट वहाँ पे पूरी करने की जरूरत नहीं है। आप दोबारा से नोट कर लीजिए सेकंड पॉइंट को, पब्लिक इशू बाय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इफ द डिस्क्लोजर रिगार्डिंग द अल्टरनेट सोर्स ऑफ फंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू हैव बीन मेड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो वहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको ये बात समझनी होगी, मिनिमम मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी क्या होगा। मीन्स एन एंटरप्राइज, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का मतलब बता रहे हैं, मीन्स एन एंटरप्राइज होली, मीन्स एन एंटरप्राइज, आप बात को नोट करेंगे, means an enterprise engaged in the, आप नोट करेंगे बात को, means an enterprise wholly engaged in the business of developing, operating and maintaining, ठीक है, और सी डेवलपिंग, ऑपरेटिंग, मेंटेनिंग, और वर्ड यूज कर लीजिए साथ में, डेवलपिंग और ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग, डेवलपिंग, ऑपरेटिंग, मेंटेनिंग एनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तो आपने देखा बच्चों, हमने आज की क्लास में रेगुलेशन 13 और 14 को डिटेल में पढ़ा। अब मैं आपसे पूरी क्लास को रिवीजन मैं आपकी करवाना चाहता हूं, आप बात को ध्यान से नोट कीजिए बेटा। रेगुलेशन 10 अब तक हम कर चुके थे, 11 और 12 को फॉर द टाइमिंग मैंने स्किप किया है। दो बातें मुझे आज आपको बतानी थी, रेगुलेशन 13 और 14, इसीलिए रेगुलेशन 13 से शुरुआत करी, अपॉइंटमेंट ऑफ अंडर राइटर की बात करी, और सबसे पहले हम अपॉइंटमेंट करेंगे अंडर राइटर को। पब्लिक इशू अदर देन बुक बिल्डिंग इशू की बात करेंगे। अंडर राइटर शैल बी अपॉइंटेड इन अकॉर्डेंस विद सेबी अंडर राइटर रेगुलेशन 1993। अंडर राइटर की अपॉइंटमेंट अगर पब्लिक इशू बुक बिल्डिंग के थ्रू भी होता है और अदरवाइज भी होता है। मैंने प्रोस्पेक्टस और एडहरिंग प्रोस्पेक्टस के टाइम भी ये बात आपको बताई थी। बुक बिल्ट इशू के केस में बुक रनर और बुक बिल्ट इशू के केस में बेटा, ठीक है, बुक रनर्स और सिंडिकेट मेंबर्स, ठीक है, शैल एक्ट एज अंडर राइटर। और बुक रनर्स में लीड बुक रनर कौन होगा, लीड मर्चेंट बैंकर ही लीड बुक रनर की तरह काम करेगा। वो बाद में आगे बेटा जाके सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्लियर हो जाएंगी सारी बातें, ठीक है। तो हमने देखा बेटा अंडर राइटर कौन हो सकता है,
पब्लिक इशू विदाउट बुक बिल्डिंग हो रहा है तो कौन होगा, और बुक बिल्ड के में कौन होगा, ये बात हमने पढ़ ली। शाबाश बेटा। अब हम पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्शन ऑन अंडर राइटिंग, रेगुलेशन 26 to 27 करेंगे। 75% ऑफ द नेट ऑफर टू पब्लिक प्रपोज टू बी कंपल्सरली अलॉटेड टू QIBs। जो 75% ऑफ नेट ऑफर टू द पब्लिक है बेटा, वो आपको क्या करना है, 75% नेट ऑफर टू पब्लिक प्रपोज टू बी कंपल्सरली अलॉटेड टू QIB। ठीक है बेटा, ये बात आपकी कंफर्म है, ये बात समझ में आई बात आपको बेटा। 26 पढ़ रहे हैं, ये बात समझ में आई। 75% ऑफ नेट ऑफर टू पब्लिक प्रपोज टू बी कंपल्सरली अलॉटेड टू QIB। अब अंडर राइटिंग इज नॉट परमिसिबल, अब उस 75% का अंडर राइटिंग नहीं करना है आपने, ऑफ प्रपोज टू बी कंपल्सरली अलॉटेड टू QIB, क्योंकि जो पार्ट आप QIB को दे रहे हो उसका अंडर राइटिंग का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, और कंपल्सरली QIB को नहीं दोगे तो ये कंडीशन है बेटा, देना पड़ेगा आपको। शाबाश बेटा। कंपनी becomes eligible to make public issue of shares if at least 75% of net offer to public under book building process is made to QIB and should return full subscription money if it fails to make allotment to QIB, क्योंकि वो कंडीशन है पूरी होनी चाहिए। hence the issue cannot be underwritten। ठीक है, hence the issue cannot be underwritten to the extent of this 75%। ये रिस्ट्रिक्शन ऑन अंडर राइटिंग है, यानी कौन सा पार्ट इशू का आप अंडर रिटर्न नहीं कर सकते, ये बात हमने यहाँ पर पढ़ी। और इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, एक एग्रीमेंट करना होगा। इशूअर शैल एंटर इनटू अंडर एट एग्रीमेंट विद बुक रनर हु इज इन टर्न शैल एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद सिंडिकेट मेंबर्स। तो इशूअर बुक रनर के साथ यानी लीड मर्चेंट बैंकर के साथ एग्रीमेंट करेगा और वो सिंडिकेट मेंबर्स के साथ करेंगे, इंडिकेटिंग देयर इन द नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज विच दे शाबाश shall subscribe to at the predetermined price in the event of under subscription in the issue। तो बुक रनर और सिंडिकेट मेंबर्स की टीम अंडर राइटन इंश्योर करती है इशूअर को, और वो आपस में फिक्स कर लेते हैं कि कौन कितने शेयर्स अंडर राइट करेगा और किस प्राइस पे करेगा, वो पहले से फिक्स कर लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ द सिंडिकेट मेंबर्स डू नॉट फुलफिल देयर अंडर राइटिंग ऑब्लिगेशन। ठीक है बेटा, अगर सिंडिकेट मेंबर फेल हो जाए तो लीड बुक रनर शैल फुलफिल द अंडर राइटिंग ऑब्लिगेशंस। फिर जो लीड बुक रनर है वो अपने ऑब्लिगेशंस पूरे करेगा। और लीड बुक रनर कौन होता है बेटा, लीड मर्चेंट बैंकर ही असल में लीड बुक रनर होगा। ये बात आगे जा आपको और भी क्लियर हो जाएगी। शाबाश बेटा, ये बात आगे जाके आपको और भी क्लियर हो जाएगी। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुक runner and syndicate member shall not subscribe to issue in any manner except fulfilling their underwriting obligation। और बुक रनर और जो सिंडिकेट मेंबर्स हैं वो शेयर्स को अदरवाइज सब्सक्राइब नहीं करेंगे। अंडर रिटर्न का जो एग्रीमेंट है केवल उसी के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब करेंगे, इससे बाहर जाके सब्सक्राइब नहीं करेंगे। और मिनिमम ऑब्लिगेशन बेटा, लीड मर्चेंट बैंकर, और यहाँ देखो ये बात क्लियर हो गई, लीड मर्चेंट बैंकर और लीड बुक रनर एक ही होते हैं। ठीक है, shall undertake minimum underwriting obligation as specified in SEBI Merchant Banker Regulations 1992। SEBI Merchant Banker Regulation 1992 के अकॉर्डिंग वो मिनिमम्स लेंगे। However, where 100% of the offer through offer document, 100% of the offer through offer document is underwritten, जहाँ 100% offer through offer document underwrite किया हुआ है, the underwriting obligation shall be for entire 100% of the offer and shall not restricted to the minimum subscription level। ठीक है, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेवल क्या होगा, ये रेगुलेशन 14 में पढ़ते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी रिसीव्ड इन एन इशू शैल नॉट बी लेस देन 90% ऑफ द ऑफर थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट। और इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे बेटा। और नॉन रिसीट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इन द इवेंट ऑफ नॉन रिसीट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन all money received shall be refunded to applicants forthwith but not later than time दिया नॉन अंडरराइटिंग इशू में 15 डेज के अंदर, और अंडररिटन के केस में मैक्सिमम 70 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इशू। ये बात हमने कर ली। शाबाश बेटा। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बचती हैं। और ऑफर डॉक्यूमेंट शैल कंटेन एडिक्वेट डिस्क्लोजर रिगार्डिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन पार्ट ए ऑफ शेड्यूल 8। ऑफर डॉक्यूमेंट जो आप लिखेंगे उसमें आप अंडर रिटर्न के बारे में, अंडर राइटिंग के बारे में प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज करेंगे। और ये अंडर राइटिंग वाली ऑब्लिगेशन कहाँ अप्लाई नहीं होती, द प्रोविजन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन शैल नॉट अप्लाई टू ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज, क्योंकि वो शेयर्स तो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड होते हैं।
Public issue by infrastructure company if the disclosure regarding the alternate source of funding of the object of the issue have been made in the offer document, तो वहाँ पे जरूरत नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का मतलब बताया बेटा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ों को ऑपरेट करती है, ठीक है बेटा, जो बिजनेस, कौन सा बिजनेस, जिसका मेन बिजनेस, जिस एंटरप्राइज का मेन बिजनेस डेवलप करना, ऑपरेट करना या मेंटेन करना, डेवलप, ऑपरेट या मेंटेन करना इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कहेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को एक पर्टिकुलर सिचुएशन में मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करनी पड़ती। ये रेगुलेशन 14 में हमने सीखा। आने वाले सेशन में रेगुलेशन 15, 16, 17 और 18 हम करने वाले हैं, तो आप अच्छे से पढ़ें बेटा। कोई चीज़ इसमें आपको हो सकता है बेटा, आपको डाउट इस पे आ जाए, तो हम उस लिमिट तक, एंडलेस लिमिट तक जाएंगे। आप 100 बारी अपने डाउट पूछोगे तो मैं 100 बारी आपको बताऊंगा, और कभी थकूंगा नहीं बताते हुए, आपके डाउट दूर करते हुए। बट you need to maintain some patience when you are reading ICDR. Shabash. Thank you very much.